नमस्कार। दोपहर 1 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू और आप खबरों की शुरुआत बागपत की एक खबर के साथ। बागपत में शादी से एक दिन पहले दुल्हन संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। परिजनों ने अज्ञात युवक पर दुल्हन का अपहरण करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि दुल्हन मेकअप कराने गई थी, तभी से वो संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई। पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामला सिसान गांव का है। 3 दिन बाद भी पुलिस अब तक दुल्हन का पता नहीं लगा पाई है, यानी दुल्हन का पता लगाने में पुलिस असफल रही है। वो 7 दिसंबर को हुआ जी। कहाँ गई थी, कैसा हुआ? मैं घर से पार्लर की नहीं गई थी जी, और रास्ते में इसका अपहरण हो गया जी। जिस दिन शादी थी क्या? शादी वाले दिन ही जी। बेटी क्या कर रही थी? बेटी जी ने MSc करके एमएड करा था जी, और IAS की तैयारी कर रही थी। जब लड़की वापस नहीं तो आई तो आपको पता कैसे चला कि अपहरण हुआ या क्या? हमने उसे देखा जी, सारे को पूरा घर परिवार परेशान था, तो कहीं हमें मिली नहीं। और हमें उसका यूँ है जी, अगर जाती तो अपने सब डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ तो लेके जाती, घर से कुछ नहीं लेके गई, तो सीधा हमें अपहरण का डाउट। तो शादी के पहले दुल्हन लापता बताई जा रही है। बताया जा रहा है मेकअप कराने गई थी, लेकिन उसके बाद दुल्हन वापस ही नहीं लौटी है। 3 दिन बीत चुका है। परिवार वालों ने पुलिस में अब केस दर्ज कराया है। पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन इन 3 दिनों में इस दुल्हन का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि माँ बाप कह रहे हैं कि शायद उसका अपहरण हुआ है। परिजनों ने अपहरण का आरोप लगाया है और इसी को लेकर पुलिस अब मामले की जांच उन्होंने शुरू कर दी है। बातचीत करने के लिए शहजाद राव बागपत से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शहजाद, सबसे पहले तो ये बताइए कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और पुलिस किस एंगल के साथ इस पूरे केस को देख रही है? देखिए, शहर कोतवाली क्षेत्र का मामला है। 2 दिन पहले की ये घटना है। एक दुल्हन थी जो मेकअप कराने के लिए घर से निकली थी, वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। जिसके बाद जो परिजन थे उन्होंने दुल्हन को काफी तलाश किया, लेकिन जब उसका सुराग नहीं लगा तो परिजन जो है कोतवाली पहुंचे और गुमशुदगी की तहरीर दी। लेकिन आज 2 दिन हो गए हैं, दुल्हन का कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों का आरोप है कोई उसका अपहरण कर ले गया है, जिसके बाद आज परिजनों ने अपहरण का मुकदमा दर्ज करा दिया है। शहजाद, ये बताइए परिजनों को ये क्यों लगता है कि लड़की का अपहरण हो गया है? किसी का नाम दिया है उन्होंने अपनी तहरीर में? देखिए, अभी जो परिजन है उन्होंने अज्ञात शख्स के खिलाफ तहरीर दी है। उन्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि 2 दिन पहले शादी थी और दुल्हन ने उन्हें किसी तरह की नाराजगी नहीं जताई थी, तो अपनी मर्जी से ही दुल्हन जो है मेकअप कराने के लिए निकली थी, लेकिन उसके बाद से ही वो लापता है। इसलिए परिजन जो है अपहरण की आशंका जता रहे हैं और अपहरण की धाराओं में ही जो है बागपत पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। CO ओमपाल सिंह का कहना है कि जल्द से जल्द जो है दुल्हन को बरामद किया जाएगा और जो पूरी घटना है, जो उससे गुमशुदगी की पूरी घटना है, क्यों वो लापता हुई, किसने उसको अपहरण किया, इन तमाम चीजों से तभी पर्दा उठ पाएगा। जी बिल्कुल। तो 3 दिनों से लड़की लापता बताई जा रही है। मेकअप कराने गई थी, शादी होने वाली थी उसकी, लेकिन 3 दिनों से अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया। पुलिस अब छानबीन में जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शहजाद, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हापुड़ में बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। यहां पर बिजली विभाग ने एक मजदूर को 73,37,562 रुपए का बिल थमा दिया। इतना बड़ा बिल देखकर मजदूर के होश उड़ गए और उसने कई बार बिजली विभाग के चक्कर काटे, लेकिन अब तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला अयोध्यापुरी का है। यहां पर संजय कुमार नाम के मजदूर का 2 किलोवाट का घरेलू कनेक्शन है और वो हर महीने बिजली का बिल भी जमा करता है, लेकिन इस महीने 73 लाख से ज्यादा का बिल देखकर परिवार सदमे में आ गया। फिलहाल बिजली विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। और बातचीत करने के लिए विपिन हापुड़ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, एक मजदूर को 73 लाख का बिल थमा दिया गया, कहां लापरवाही हुई है? विपिन, आवाज मिल रही है आपको?
लगता है विपिन तक आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार खबर एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। ये पूरा मामला ये है कि एक मजदूर को इतना बिल बिजली विभाग की तरफ से पकड़ा दिया गया कि उसके होश फाख्ता हो गए हैं। उसने कई बार बिजली विभाग के चक्कर काटे, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मामला अयोध्यापुरी का है, जहां पर संजय कुमार नाम के मजदूर का 2 किलो का घरेलू कनेक्शन है और आप सोच सकते हैं कि जब उसे बिजली का बिल थमाया गया तो वो महीने का 73 लाख रुपए था। विपिन एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विपिन, एक मजदूर को 73 लाख का बिल पकड़ा दिया गया। अब बेचारा जो मजदूर है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन बिजली विभाग सुन नहीं रहा है। बिजली विभाग की तरफ से क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? चलिए, विपिन से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन आगे भी इस पर हमारी नजर रहेगी। इस खबर पर अपडेट लेंगे, लेकिन एक बार बता दें कि ये मजदूर बेचारा परेशान है और बिजली विभाग ने अब तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया है। और नोएडा में अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घर में घुसकर उनको मारा गया है, गोली मारी गई है। गोली मारकर आरोपी वहां से फरार हो गए। अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये पूरा मामला थाना बीटा 2 क्षेत्र के सेक्टर 36 का बताया जा रहा है, जहां पर एक अधिवक्ता के घर में घुसकर गोली मार दी गई। गोली मारकर जो बदमाश थे वह वहां से फरार हो गए हैं। अब पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बातचीत करने के लिए अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कब की है ये घटना और जिस तरह से अधिवक्ता के घर में घुसकर गोली मारी गई है, अब पुलिस इसको किस तरह से देख रही है इस पूरे मामले को? देखिए, आपको बता दूं, सुबह तड़के की घटना थी जब एक अधिवक्ता अपने घर पे थे। उनके मुवक्किल अपने सड़क पे खड़े थे। खड़े होने के साथ साथ जब वो अपने घर से निकले तो तभी बाइक सवार बदमाश घात लगाए बैठे हुए थे। उन पे ताबड़तोड़ आधुनिक हथियार से फायरिंग शुरू कर देती है बदमाशों द्वारा, जिसमें 3 गोली जो अधिवक्ता को लगी है और मौके मौत हो जाती है। वहीं जो आरोपी थे वो हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो जाते हैं। इस घटना से पूरा गौतम बुद्ध नगर दहल चुका है। पुलिस को तहरीर दी गई है। अधिवक्ता के बेटे की तरफ से बताया गया है कि कुछ रंजिशन मामला था, कुछ प्रॉपर्टी का विवाद था। पुलिस अब प्रॉपर्टी के विवाद के एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि जो तहरीर दी गई है उसके आधार पर कुछ नाम दिए गए हैं। पुलिस उन नामों को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर रही है। पुलिस का दावा है, डीसीपी गौतम बुद्ध नगर ग्रेटर नोएडा का दावा है कि जल्दी पूरी घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। चूंकि मामला रंजिश का निकल के आ रहा है तो जल्दी इस मामले से पर्दा उठाने की बात पुलिस कह रही है। लेकिन बड़ी वारदात है। सुबह सुबह तड़के तड़के जब घर से अपने वकील निकलते हैं और बिल्कुल बड़ी वारदात है अमित। और सबसे बड़ी बात यह है कि घर में घुसकर हत्या कर दी जाती है। फिलहाल पुलिस कह रही है कि छानबीन कर रही है और आपसी रंजिश का मामला भी इस पर निकलकर सामने आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो युवक की गोली मारकर यहां पर अधिवक्ता की गोली मारकर हत्या की गई है। बताया जा रहा है कि सुबह तड़के की घटना है। हालांकि कुछ लोगों के नाम उनके बेटे ने जरूर दिया है और कहा यह है कि आपसी रंजिश का ये कुछ मामला है। पुलिस इसी एंगल के साथ इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जो आज सुबह करीब 11 बजे घर से निकल करके सर्विस रोड पे आ गए थे। उनका मुवक्किल वहाँ पे इंतज़ार कर रहा था। वहाँ पे एक व्यक्ति जो इनके पीछे ही आया, सेक्टर से ही इनके पीछे आया, उसने इन पे जो है फायर किया है, जिससे इनकी डेथ हो गई है। बेटे ने इनकी एक तहरीर दी है और ये संज्ञान में आया है कि इनके कुछ प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट थे और उसी में एक व्यक्ति पे इन्होंने शक भी जाहिर किया है। बाइस्तवा हम अभियोग भी पंजीकृत कर रहे हैं, लेकिन इसकी गहराई में भी हम जाएंगे क्योंकि इनके कुछ डिस्प्यूट और भी हैं। किस डिस्प्यूट वाला बंदा आकर के घटना कर सकता है, इसकी पूरी तहकीकात करेंगे हम और बिल्कुल निष्पक्ष विवेचना करेंगे। और अब बात किसान आंदोलन की करें तो किसान आंदोलन पर सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट कर रही है इस पर सुनवाई। प्रदर्शन के अधिकार को लेकर मानते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम इसके बाधित नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है मूल अधिकार है प्रदर्शन का, प्रदर्शन के अधिकार में कटौती का सवाल ही नहीं उठता। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला यानी सुनवाई चल रही है और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें किसान आंदोलन को कही है। उनका कहना है कि प्रदर्शन करना इनका अधिकार है, हम इसमें बाधा नहीं डाल सकते हैं। मूल अधिकार है प्रदर्शन करने का, प्रदर्शन के अधिकार में कटौती का सवाल नहीं है। तो किसान प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को माना है।
तो मूल अधिकार है प्रदर्शन करने का। बड़ी बात आज सुप्रीम कोर्ट ने कही है। उनका कहना है जिस तरह से किसान आंदोलित है, इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनका अधिकार है। प्रदर्शन का अधिकार सबको है देश में, हम इसमें बाधा नहीं डालेंगे, इसके बाधित नहीं करेंगे। मूल अधिकार है इनका प्रदर्शन करने का और शायद यही वजह है कि किसान सड़कों पर है और आज इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है। और दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर किसान धरने पर बैठे हुए हैं। साथ ही दूसरे संगठनों के आने को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है और चिल्ला से पहले महामाया पर भी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। दूसरे संगठनों के लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग भी लगा दी है। वहीं दूसरी तरफ आज होने वाली सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर भी किसानों की नजर बनी हुई है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। और अब बात आग लगने की घटनाओं की करें तो आज आग लगने की 2 घटनाएं हुई हैं। आपको दिखाएंगे हम आग लगने की 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे लखनऊ की है, जो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर बंथरा इलाके में कई महीनों से खड़ी 3 बसों में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता अभी तक नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि ये बसें परिवहन विभाग से अनुबंधित थी। दूसरी तस्वीर बिजनौर की है, जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से परचून की दुकान में आग लग गई, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। तो 2 घटना 2 अलग अलग जगहों की, लखनऊ और बिजनौर में, जहां पर आग से नुकसान हुआ है। तो लखनऊ में 3 बसों में आग लग गई, बिजनौर में भी एक परचून की दुकान में आग लग गई। और बताया जा रहा है कि लखनऊ की जो आग लगी उसका अब तक पता नहीं चल पाया, लेकिन बिजनौर में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। और उत्तर प्रदेश में हो रहा माफियाओं पर एक्शन और अतिक्रमण यूं ही जारी रहेगा। ये हम नहीं बल्कि खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने इस बाबत एक और बड़ा ऐलान कर दिया और यकीन मानिए सीएम के इस ऐलान से गरीबों के दिन बहुर सकते हैं। क्या है वो ऐलान, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यूपी में जो माफिया और बाहुबली कई सालों से फल फूल रहे थे, उन्हें आज छिपने की जगह नहीं मिल रही है। और जो अवैध कारोबार से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया था, उन्हें योगी सरकार पिछले कई महीनों से नेस्तो नाबूद करने में जुटी है। मुख्तार से लेकर अतीक अहमद तक हर छोटे बड़े माफिया की अवैध संपत्ति गिराई जा रही है। प्रयागराज पहुंचे सीएम योगी ने इस पर 2 टूक कह दिया कि जिनके डर से लोग रास्ता बदल देते थे, आज उन्हीं की छाती पर हम बुलडोजर चला रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कोई सोचता था, बड़े बड़े लोग घबराते थे और किसी रोड से कोई माफिया गुजरता था तो बड़े बड़े लोग अपना रूप बदल देते थे। और मैंने तो देखा बहुत सारे लोगों को स्थगित हो जाती थी कार्रवाई बहुत सारी जगह। लेकिन आज जब उन्हीं की छाती पर बुलडोजर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप देख रहे होंगे एक गरीब भी कह सकता है कि नहीं, इसने लूटा है, अवैध कब्जा किया है। और मैंने तो यहां के विकास प्राधिकरण से कहा है कि माफिया और अपराधियों ने जहां पे सरकारी जमीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, उनको मुक्त करा करके गरीबों के लिए आवास की योजना वहां बनाई है। कितना अच्छा लगेगा, देश देखेगा, दुनिया देखेगा। देखिए कहीं एक माफिया रहता था, आज गरीब रह रहा है। यही नहीं, अधिवक्ता समागम में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही है। केपी कॉलेज ग्राउंड में हुए अधिवक्ता समागम में उन्होंने कहा कि रूल ऑफ लॉ हम सबकी प्राथमिकता है। माफिया और अपराधियों पर की जा रही कार्रवाई को वाजिब बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया कि माफिया और अपराधियों की संपत्ति जब्त की जाएगी और वहां गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे। तो गोरखपुर के विकास प्राधिकरण से भी कहा था, मैंने कहा वहां पे अलग अलग वो बनाइए, जहां भी माफियाओं ने कब्जा किए थे खाली करवाइए। एक आवासीय व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए, एक शिक्षकों के लिए, एक
व्यापारियों के लिए, एक पत्रकारों के लिए, अलग अलग तबके के लिए अलग अलग दे दीजिए और नो लॉस नो प्रॉफिट पर दीजिए। और मैं चाहूंगा प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो ये मांग आई है अलग अलग प्लॉट में देकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना करके दे, अच्छे आवासीय सुविधा दे, नो लॉस नो प्रॉफिट दे। मुझे लगता है हर एक अधिवक्ता भी खुश होगा, पत्रकार भी खुश होगा, शिक्षक भी खुश होगा, समाज का हर एक तबका खड़ा होगा, एक मॉडल बनेगा वो आवासीय सुविधा का। योगी सरकार ने अपने कार्यकाल के लगभग 4 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इन 4 सालों में योगी सरकार ने माफिया और बाहुबलियों के नाक में दम कर दिया है। माफिया या तो जेल के अंदर हैं या फिर अंडरग्राउंड। और रही बात उनकी अवैध संपत्तियों की, तो उनका हश्र आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। और अब उन माफियाओं और बाहुबलियों की जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बनाने के ऐलान की लोग जमकर सराहना भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी आदित्यनाथ आज बरेली के दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां पर किसान सम्मेलन के जरिए किसानों से संवाद करेंगे। किसान सम्मेलन के बाद वो पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी एक बैठक करने वाले हैं। किसान सम्मेलन एलडीको मैदान पर हो रहा है। ब्रेक के बाद बात फतेहपुर के करते हैं। यहां पर ग्राम प्रधान बर्खास्त कर दिए गए हैं। डीएम ने कार्रवाई की है। रणमस्तपुर गांव के प्रधान बर्खास्त किए गए। ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड। भ्रष्टाचार के आरोप में की गई है कार्रवाई। तो रणमस्तपुर गांव के प्रधान को बर्खास्त किया गया है। ग्राम पंचायत अधिकारी सस्पेंड हो गया है। डीएम की तरफ से ये पूरी कार्रवाई हुई है। भ्रष्टाचार के आरोप में ये कार्रवाई की गई है। डीएम ने कार्रवाई की है। ग्राम प्रधान को बर्खास्त किया गया है। रणमस्तपुर गांव के प्रधान को बर्खास्त किया है और भ्रष्टाचार के आरोप में डीएम ने सस्पेंड किया। भ्रष्टाचार के आरोप में यह कार्रवाई की गई है। तो डीएम की तरफ से बड़ी कार्रवाई। फतेहपुर के जो ग्राम प्रधान है रणमस्तपुर के, उनको बर्खास्त किया गया है। भ्रष्टाचार का आरोप है और डीएम ने यह कार्रवाई की है। और बात करते हैं आजमगढ़ की, जहां के निजामाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश चंद्रजीत उर्फ पत्थर घायल हो गया। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस ने मौके से पिस्टल, कारतूस, बाइक बरामद किया है। बदमाश 4 दिन पूर्व अहरौला थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप पर हुई डकैती की घटना में शामिल था। वहीं मुठभेड़ के दौरान इसका साथी पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन अब पुलिस उसकी भी एक पुलिस मुठभेड़ थाना निजामाबाद पुलिस और बदमाशों के बीच में हुई है। इस पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपये का जनपद का इनामी चंद्रजीत, जो कि एक सक्रिय अपराधी है और थाना मेहनगर का हिस्ट्री शीटर भी है, और यह अभी 5 दिन पूर्व हुई एक पेट्रोल पंप की कैश लूट में वांटेड था। पुलिस की गोली लगने से घायल हुआ है और इसे अस्पताल भेजा गया है। और लखनऊ के गोमती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबर है कि बाइक सवार बदमाशों का पीछा करने पर पुलिस पार्टी पर उसने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी फायरिंग करनी पड़ी और इसे करते हुए 25,000 के इनामी बदमाश सनेही को गोली मारी गई, जिसके पैर में जाकर गोली लगी है। बदमाश घायल हो गया है, जबकि साथी बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब रहा है। फिलहाल पुलिस ने मौके से एक पिस्टल और बाइक भी बरामद की है। पीछा किया तो पुलिस के ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। इस फायर में आत्मरक्षा हेतु पुलिस ने कंट्रोल फायर किया और उसमें एक व्यक्ति को गोली लगी। बाद में ये आइडेंटिफाई हुआ, ये व्यक्ति का नाम राम सनई है, सीतापुर का है। इसके अच्छी खासी लंबी चौड़ी आपराधिक इतिहास है। इनफैक्ट इसी थाना क्षेत्र से ये एक मुकदमे में वांछित भी है। दूसरी जो क्रिमिनल है उसके लिए टीम लगी हुई है।
और बदायूं में शारीरिक शोषण का शिकार एक युवती पर तेजाब से हमला कर दिया गया। गंभीर रूप से झुलसी युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि पीड़िता का गांव के ही एक युवक से प्रेम संबंध था, लेकिन वो शादी के नाम पर उसे झांसा देता रहा और जब उसने शादी की बात की तो उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी। आपको बता दें कि लड़की मुस्लिम है और लड़का हिंदू बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। फतेहपुर में धाता कोतवाली पुलिस ने चोरी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस ने एक 12 बोर का तमंचा, 3 जिंदा कारतूस, 8 चोरी के मोबाइल और नकदी बरामद किया है। एसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि पकड़े गए बदमाश बेहद ही शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो इलाके में मोबाइल शॉप में चोरी और राहगीरों से लूटपाट करते हैं। और फिलहाल पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इसके द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें कि दुकानों में चोरी करने वाले व छिनौती करने वाले एक गैंग का पर्दाफाश किया गया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि खखरेरू थाना क्षेत्र और सुल्तानपुर गोश्त थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन लोगों के द्वारा पूर्व में कई सारी चोरी और छिनौती की घटनाओं को अंजाम दिया था, जिसके संबंध में आज इनसे करीब 8 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, 1 तमंचा और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। जो मोबाइल फ़ोन बरामद है उनकी कीमत करीब 1 लाख रुपए है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए उत्तराखंड की खबरें।